अब बेटा मेरी बात सुनना, चैप्टर नया स्टार्ट हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले ये बताइए, कल हमने आपको जो सिखाया था समझ में आ गया? उसमें कोई डाउट आपको? इधर इधर कोई डाउट नहीं, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आज हम शुरू करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। शीट मैंने दे दी है आप लोगों को, जिसे नहीं मिली वो लेकर के चले जाना जाते समय। नोट्स कोई यहाँ पर क्लास में नोट करने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास प्रिंटेड मिलेगा। जो बोर्ड पे लिखूंगा नोट करने की जरूरत नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट भेज देंगे। सिर्फ आपको बैठ करके मेरे हर वर्ड को ध्यान से सुनना है और यहीं का यहीं तैयार करा के भेजूंगा। 34 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अब सुनिए यूनिट मेजरमेंट। हाँ, एक बात और, यहाँ हमारे 3 सेगमेंट हैं फर्स्ट चैप्टर में, एरर्स, डायमेंशंस और डेफिनेशंस। बुक्स का सीक्वेंस मैं नहीं फॉलो करता, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में। बट वंस द चैप्टर इज ओवर, ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम योर बुक विल बी कवर्ड इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबका सिलेबस कवर हो जाएगा। मुझे चाहिए डेली प्रेजेंस और रोज वाली एक डायलॉग। जिस दिन आप ना आए मुझे प्री इन्फॉर्म कर दे, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करके रखूंगा, आपको घर पे मिलेगी रिकॉर्डिंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में गारंटेड कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसता है। ये टॉपिक 3 से 4 दिन चलेगा। पहला दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर बेस तैयार होगा। मेरे बेटा, डायमेंशंस क्या है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस। मेरे बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। जो क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती वही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब आप कहोगे कैसे? बेटा, 19th और 20th सेंचुरी तक ये माना जाता था 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम। ये तीनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि लेंथ बढ़ेगी तो मास भी बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा। एक दूसरे से बिल्कुल फ्री। मैं आपसे पूछूं, इस रूम की लेंथ 3 मीटर है, दीवार का मास बताओ, तो आप कहोगे क्या पता दीवार इतनी पतली बनाई हुई हो, क्या पता इतनी मोटी बनाई हुई हो, कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं कहूं एक आदमी की हाइट 5 फीट है, उसका मास बताओ, तो भैया 5 फीट का आदमी आजकल 55 किलो का भी मिल सकता है और 5 फीट का आदमी अंबानी भी मिल सकता है। जो समझ गया मैं कहां तीर मार रहा हूं, उन्हें पता चल गया। तो 5 फीट का होने का मतलब ये नहीं कि वो 40 kg होगा या 50 होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। तो बेटा ये सब इंडिपेंडेंट है। मैं कहूं बेटा इस रूम की लेंथ 5 मीटर है, टाइम बताओ, आप क्या बोलोगे? संडे आ गया क्या, गर्मी ज्यादा लग रही है? मतलब ये डिपेंड ही नहीं करती। यही है फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाद में इनमें और फंडामेंटल क्वांटिटीज जोड़ी गई, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह आएंगे। लेकिन आज हम वही बात करेंगे सिर्फ 3 क्वांटिटी की, लेंथ, मास, टाइम। ज्यादा से ज्यादा करंट की और बात कर लेंगे क्योंकि करंट भी इंडिपेंडेंट है। मैं कहूं 4 बज रहे हैं, मेरे वायर्स में करंट बताओ, डिपेंड नहीं करता। क्या टाइम है उसका करंट से क्या मतलब, क्या लेंथ है उसका करंट से क्या मतलब। तो आज हम सिर्फ 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे। हमारे साइंटिस्ट ने हर क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी को एक सिंबल दिया है। जैसे लेंथ का सिंबल है L, मास का सिंबल है M, टाइम का सिंबल है T, करंट का सिंबल है 11th क्लास में A, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में I। हर कंपटीशन में I लिख के आ रहा है, ये आपको याद रखना है। तो अब बिकॉज पहले तो आपको 11th पर बेस बनाना है, तो आप लोगों को इस समय शुरुआत में तो A लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम I को भूल जाते हैं। करंट का सिंबल है A। इन्हीं सिंबल्स को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूले। मैं आपके से ये नहीं कहूंगा व्हाट इज द सिंबल फॉर लेंथ, मैं कहूंगा व्हाट
डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ, तो आप बोलेंगे L, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास M, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट। ये आपको आज तो 4 पे ही बात करनी है, आज और कल 2 दिन तो इसी में निकल जाएंगे। लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं है, हर वो चीज जिसे स्केल से मेजर करा जा सके दैट इज अ लेंथ। जैसे सर्किल की रेडियस स्केल से नापी जा सकती है, वो भी एक लेंथ है, उसका सिंबल भी L है। कमरे की ब्रेथ भी स्केल से मेजर करी जा सकती है, ये भी इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, नाम ही तो ब्रेथ रख दिया है, तो लेंथ ही, सिंबल L। रूम की हाइट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। भाई डिस्टेंस क्या है, मैं कहता हूँ मेरठ से तुम यहाँ PL से बेगमपुर तक की डिस्टेंस बताओ, तो आप स्केल लेकर के लेंथ ही तो नाप के आओगे, तो वो भी L है। कहने का मतलब जिस चीज को स्केल से मेजर किया जा सके वो सब लेंथ है। तो लेंथ डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा 11th क्लास में कैपिटल ब्रैकेट में रखे जाते हैं, कभी भी विदाउट ब्रैकेट इनको नहीं रखा जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाता। इस समय मैंने आज लास्ट बार कंपटीशन का नाम लिया है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी तो हमारा 11th को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर साइड बाय साइड कंपटीशन लेके चलना है। साइड बाय साइड का मतलब 11th में टॉप कर लो पहले, तब कंपटीशन के बारे में सोचो। तुम मेरे बेटा जरा एक लास्ट बार बता दे, बिल्कुल मन से पूछ रहा हूँ, देख गर्मी में बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आज एसी चिढ़ा रहा है मुझे, ये जीवाइस की, तो बताओ लेंथ का सिंबल, देख लेट रिएक्शन नहीं, लेंथ का सिंबल, मास का सिंबल, टाइम का सिंबल, करंट का सिंबल, लेंथ का, टाइम का, यानी सुन रहे हो। अब बेटा हम पूछे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, शुरू में बड़े आसान आसान से है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, टाइम होता है t, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L अपॉन T, जो कि लिखा जाएगा LT-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो जब भी हम आपसे कहेंगे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, तो आप कहेंगे LT-1। क्या इसे रटना है? बिल्कुल नहीं, दिमाग में सोचना है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ, और टाइम इज t, तो L अपॉन T LT-1। लेकिन बेटा 11th के बुक्स कहती है, NCERT कहती है, जिसे हम बेसिकली फॉलो करते हैं, NCERT कहती है ये 3 सिंबल हर डायमेंशनल फॉर्मूले में देने जरूरी है, A दो या ना दो। मतलब आपको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़े तो आप लिखेंगे m0 L1 T-1, यानी कि बेटा T-1 तो एज इट इज, L को L नहीं, L की पावर 1 दैट इज L। मास है नहीं तो मास की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज डिसअपियर्ड। तो आप तीनों लिखोगे m0 L1 T-1। क्या लिखोगे मेरे लाल? m0 L1 T-1। ये तो हुई एग्जाम में लिखने वाली बात। क्लास में मैं पूछूं तो LT-1 बोलना, ये तो मास्टरों को खुश करने के लिए है कि हाँ जी नंबर दे दो, काटो मत। स्कूल के टीचर वैसे ही खुन्नस खाए बैठे रहते हैं। रिकॉर्डिंग में चला गया कि भाई बालक के नंबर कहाँ से काटूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, नंबर 2, यदि आपसे कहा जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, आप नोटिस करिए अभी मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखने का मतलब अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, जहां ब्रैकेट आई तुरंत डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। थोड़ी हेल्प करनी शुरू कर दो, धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, टाइम इज t, तो ये तो फिर वही आ गया बेटा LT-1, और इसको भी वही लिखना पड़ेगा m0 L1 T-1। याद करना है बस LT-1, एग्जाम में लिखना है m0 L1 T-1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक्सेलरेशन। मेरे बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं कहूं कि बेटा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। देखो आपने देखा ब्रैकेट में लिख दिया, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। जैसे ही ब्रैकेट में किया तो अब आप सिंबल्स लिखोगे। तो वेलोसिटी अभी लिखा था कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है lt माइनस 1। वेलोसिटी का क्या है बोल दो? तो यहां पर मैं लिखूंगा lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई t। यहां कुछ बच्चे जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं वो बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए, कि सर वो तो वेलोसिटी का था, ये चेंज इन वेलोसिटी का है। उसके लिए मैं आपका कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दूं। जरा ये बताइए, सिंबल L प्लस सिंबल L किसके इक्वल होगा? 12 ना L? अभी बताऊंगा, प्रूफ करूंगा। L माइनस L किसके इक्वल होगा? 0 ना जी, L। आप कहोगे कैसे? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा जल्दी से बताइएगा। 2 मीटर प्लस 7 मीटर, जल्दी से बोलो। 2 मीटर प्लस 7 मीटर 9 मीटर। 7 मीटर माइनस 5 मीटर 2 मीटर। 2 मीटर इज अ काइंड ऑफ लेंथ, 7 मीटर इज अ काइंड ऑफ लेंथ, 9 मीटर इज ऑल्सो अ लेंथ। 7 मीटर इज अ लेंथ माइनस 5 मीटर इज अ लेंथ, 2 मीटर इज अ लेंथ। ये हमें ये बताता है कि लेंथ में से लेंथ को माइनस करोगे लेंथ ही आएगी। अलग अलग सिंबल, अलग अलग डायमेंशन वाली चीजें तो ऐड ही नहीं हो सकती, सेम डायमेंशन वाली ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। अब मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उससे आप समझ जाओगे। 5 मीटर प्लस 1 मीटर, जल्दी जवाब। 10 मीटर माइनस 1 मीटर, 10 मीटर प्लस 2 kg। गड़बड़ हो गई। एक लेंथ है, एक मास है, अलग अलग सिंबल है, अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, और मैंने कहा अलग डायमेंशनल फॉर्मूले वाले ऐड और या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। 10 मीटर माइनस 2 kg का सेंस ही नहीं बनता। तो लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ आएगा, लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 2 वेलोसिटी का डिफरेंस, और 2 वेलोसिटी का डिफरेंस एक नई वेलोसिटी ही होगा। 20 मीटर पर सेकंड में से, मेरे ला ध्यान से पूरा अटेंशन, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं यदि मन नहीं कर रहा, दिमाग नहीं लग रहा, बता दो, बैच रोक दो, लेकिन पढ़ाई जब करो तो फिर जी जान से करो। पढ़ो या पढ़ाओ पूरे अटेंशन से, लापरवाही नहीं। तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, यूजुअली मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं। बेंगलोर में अभी देख शुरुआत है सिलेबस की, थोड़ा सा तुम्हें अपने हिसाब से ढालना भी पड़ेगा, मेहनत करने के लिए इंस्पायर करना पड़ेगा। 10th में जो कमियां थी उन्हें दूर करनी पड़ेगी, फिर स्पीड पूरी बढ़ाएंगे। बेंगलोर में एक आदमी था, अब तो एक्सपायर हो गया 1992 के आसपास, वो पूरे बड़े बैल को 2 पैर इधर से पकड़ता था, 2 इधर से कंधे पे रख के जीने पे चढ़ जाता था। पढ़ाई से जुड़ी हुई बात है, जीने पे चढ़ जाता था। भाई साहब सारे लोग ये आश्चर्य में कि ये कैसे कर लेता है, तो उसके पास पहुंचे। अब देखना कैसे एजुकेशन पे जुड़ेगा ये आके। उससे पूछा कैसे, तो उसने जो जवाब दिया उसमें कंपटीशन में सिलेक्शन का बेस छुपा हुआ है। उसने कहा जिस दिन ये बछड़ा पैदा हुआ, बहुत यहाँ पर बीच नीचे दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो मेरी माँ ने कहा इसे छत पे धूप पे लेटा के आ जा। मैंने 2 पैर, हल्का सा था, छोटा सा पैदा हुआ था, 2 पैर इधर से पकड़े, 2 इधर से पकड़े, कंधे पे डाला, छत पे ले गया, उसे लिटा दिया, फिर शाम को ले आया। अगले दिन फिर माँ ने कहा इसे धूप में लेटा दे, मैंने 2 पैर इधर से पकड़े, 2 इधर से, कंधे पे रखा, ऊपर ले गया। मैंने सिर्फ ये सोचा कल और आज में कितना वजन बढ़ा होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, मैं ले गया। हर रोज मैं यही सोचता कि कल और आज में 10-20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा, कंधे पे डालता, ले जाता कि जब कल ले गया तो कल और आज में क्या डिफरेंस है भाई, तुम्हारे कल के वेट और आज के वेट में क्या डिफरेंस है, कोई खास नहीं। तो मैं रोज यही करता। अच्छा बैल भी बेचारा समझ गया कि यो आएगा तो कंधे पे ले जाएगा, तो वो अपनी पोजीशनिंग लेना शुरू कर देता था कि पकड़ ले बेटा आराम से।
और धीरे धीरे कब ये बड़ा बैल बन गया मुझे नहीं पता। आज की डेट में भी मैं जाता हूं, ये लेट जाता है दोनों पैर और जोड़ के, और मैं इधर से पकड़ता हूं, इधर से पकड़ता हूं, कंधे पे रखता हूं, ले जाता हूं। अब इस बात में स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? कई बच्चे जैसे ही 11th में आते हैं और पेरेंट्स के सामने बात आती है कि नीट करनी है, जेई करनी है, वो उठाते हैं हार्डेस्ट न्यूमेरिकल और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2-4 नहीं होते, अटक जाते हैं और फिर कहते हैं यार मैं तो बेवकूफ हूं। तुम सीधे बड़ा बैल उठा रहे हो, पहले बछड़े को उठाओ, फिर बछड़े को बड़ा होने दो, धीरे धीरे टफ करो। यदि आप पहले इजी करोगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट करोगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया का हार्डेस्ट न्यूमेरिकल भी आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसे सॉल्व करके आ जाओगे। कहीं भी सीधे बड़ा, तुम बताओ वही आदमी यदि पहले ही दिन जाकर के पूरे बड़े बैल को उठाता, क्या वो ले जा सकता था? वो क्यों ले जा पाया? उसने छोटे से बड़ा किया। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई साहब न्यूमेरिकल लगाने हैं, बेस थ्योरी पढ़नी है, इजी से टफ की तरफ चलो। तभी मैंने आते ही क्या बोला कि मैं बुक का सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, मैं इजी से टफ की तरफ जाता हूं, वहां कवर सब कर देता हूं। तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, कोई फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, जब भी न्यूमेरिकल करो तो पहले सबसे इजी कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल करो, ये बछड़े हैं, फिर उससे थोड़े डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, और लास्ट में कंपटीशन वाले भी इतने आसान लगने लगेंगे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कई बच्चे ये कहते हैं सर मुझे तो इस लेवल का पढ़ना ही नहीं, मेरे को तो बस मेरा लेवल इतना है। बेटा लेवल किसी का भी कम नहीं होता, पढ़ने के तरीके गलत होते हैं, दिमाग सबका एक सा है, पढ़ने के तरीके में डिफरेंस है। ये लोगों ने कह के तुम वीक हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ये हो, सबको बेकार कर रखा है। क्या अंतर है तुम में और उनमें? सब एक से हैं, मेहनत करने का तरीका नहीं पता। जो टॉपर होते हैं उनका तरीका अलग होता है और जो लूजर होते हैं उनका तरीका अलग होता है। तो मेरा मेथड है, मैं तुम्हें बताता रहूं, 1989 में पहला बैच पढ़ाया था मैंने, आप अंदाजा लगा सकते हो। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जिनके पापा या मम्मी मेरे से पढ़े हुए हैं, चाचा मेरे से पढ़े हुए हैं, ताऊ पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरे सिर्फ एक चीज सीखी कि बच्चों को, किसी को वीक मत समझो, बस उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करते रहो। शुरुआत के 2-4 दिन में पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करना, गाइड करना, सही ट्रैक पे चलना सिखाता हूं। मैंने जो नोट्स बना रखे हैं न्यूमेरिकल्स, ये हर शीट में लेवल टफ हो जाता है, तो आपको उसे फॉलो करना है। तो हम ये बता रहे थे, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो क्या आएगी? लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 मीटर माइनस 2 मीटर इज 8 मीटर का मतलब वो भी लेंथ है। तो याद रखिए, वेलोसिटी में वेलोसिटी, आखिरी पॉइंट, वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो भी वेलोसिटी आएगी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज, और डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी है, तो उसका सिंबल भी LT-1 है। तो ये है LT-1, चेंज इन वेलोसिटी LT-1, टाइम का t, तो LT-1/t क्या हो गया? LT-2। लेकिन मुझे कैसे लिखना चाहिए बाल को? m0 L1 t-2। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, याद कर लो। एक्सेलरेशन का बताना जरा एक बार देख के, ये बताओ, ये मत बताओ, ये फिर से वेलोसिटी का, वेलोसिटी का LT-1 और एक्सेलरेशन का नेक्स्ट फोर्स का। ये धीरे धीरे देखना कैसे जाएंगे। कई बच्चे कह रहे होंगे सर इनका फायदा क्या है? भाई साहब अभी तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, फिर इनके यूजेस सिखाऊंगा। इनके बहुत बड़े यूज हैं, फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। तो मेरे बेटा फोर्स होता है मां के समान, F = ma। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दो। फोर्स = मास का सिंबल यानी डायमेंशनल फॉर्मूला m, और एक्सेलरेशन का LT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mLT-2, तो 11th के हिसाब से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो स्कूल के लिए हिसाब से M1 L1 T-2। हम इसे याद करेंगे, इसे बोलेंगे mLT-2। फोर्स के बाद बेटा वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू, सुना दो, वर्क इज इक्वल टू
पता है 10th में तुमने क्या करा क्या नहीं करा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुमने मस्ती काटी खूब मेहनत करी मुझे मतलब नहीं, 11th में मेरे साथ साथ चलना, एक भी दिन मिस मत करना, बाकी जिम्मेदारी मेरी। बोलो वर्क का फॉर्मूला, फिर से वर्क का फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, खुद देख के बता दो, ये रहा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, mL_t-2 और डिस्प्लेसमेंट L। भाई डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज एनर्जी डाउन हो जाती है बीच बीच में, वो बात अलग है, गर्मी हो रही है आज एसी देसी नहीं चल रहा, लेकिन यार पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ लो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, mL²t-2। इस पे जरा नजर रखना, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूले पे नजर रखना। उसके बाद इसे मैंने स्टार बना दिया। अगला मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mg 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या किसी को कोई आइडिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मैं बताऊंगा। एक्सेलरेशन, पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है तो एक्सेलरेशन ही, तो एक्सेलरेशन वाला ही होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या डेफिनेशन बोलो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, यानी ये एक्सेलरेशन है, और मेरे भाई साहब कोई सा भी एक्सेलरेशन है तो LT-2 ही होगा। पीछे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये रहा LT-2, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो LT-2 है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-2, या पूरा आप लिख लेना यार, मैं क्या बताऊं, m0L1T-2, मैंने सिखा दिया। अच्छा, ऐसे ही एक बार एग्जाम में आ गया, न्यूक्लियर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, न्यूक्लियर फोर्स का बताओ, और बच्चे परेशान कर रहे हैं भाई साहब, हर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL_t-2 है। यदि कोई भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो आपको कंफ्यूज नहीं ना होना है, आपको एक बात याद रखनी है कि बेटा यदि फोर्स है तो mL_t-2 है। मैं कहूं मैग्नेटिक फोर्स mL_t-2, इलेक्ट्रिक फोर्स mL_t-2, ग्रेविटेशनल फोर्स mL_t-2, तो यदि कोई फोर्स है तो mL_t-2 है। क्या है बेटा? जिसको अब तक समझ में आ गया हाथ उठाना। चलो हाथ उठाओ, समझ में ना आया हो तो हाथ उठाओ, समझ में आया हो तो। दिक्कत हो हाथ नीचे, हर बार फंसते, दिक्कत है क्या? मैं ये चेक करता हूं कितना कंसंट्रेशन है। कोई नहीं, हाथ नीचे कर लो। अभी तक में कोई क्वेश्चन पुट अप करना हो, पूछना हो, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा टिपिकल की तरफ। मेरे बेटा अगले पॉइंट में हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। वेलोसिटी का LT-1, कुछ बच्चे तो भूले नहीं होंगे और भूल नहीं जाओ, मन में निकाल लो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है वेलोसिटी? और डिस्प्लेसमेंट इज L टाइम्स T, L/T, LT-1। तो वेलोसिटी का LT-1, मास का m, तो ये आ जाएगा mL²T-2। ये बेटा L का स्क्वायर हो गया, T-1 का स्क्वायर हो गया। अब कई बच्चे कहते हैं हाफ का क्या हुआ? हाफ क्या लेंथ है? नहीं, तो L नहीं लिखेंगे। क्या हाफ मास है? हाफ टाइम है? हाफ करंट है? नहीं, इन्हें बोलते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। यदि हाफ लेंथ होता तो L लिखा जाता, हाफ मास होता तो M लिखा जाता, हाफ टाइम होता तो T लिखा जाता, हाफ कुछ नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, मत लिखिए। ये सिंबल ही तो है, नाम ही तो डायमेंशनल फॉर्मूले रख दिया। नमन बेटा समझ में आया? डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिया है तो सिंबल ही, हाफ का कोई सिंबल नहीं है, हटा दो, उड़ा दो। समझ में आ गया? तो वो मत लिखना।
तो ये आ गया ml² T-2। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mgh होता है ना, सुना हुआ है? ग्रेविटेशन 11th में था, वो 10th में था ग्रेविटेशन या 9th में? 9th में था। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? देख के बता, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जरा इनके सिंबल यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले बोल दीजिए मुझे। सिंबल वर्ड बस आ जाए, बोल रहा हूं कल से डायमेंशनल फॉर्मूले। मास g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। हाइट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, तो वो है l। शौर्य समझ में आ गया बेटा? जिन्हें अब एक दो दिन हो गए उनके नाम याद होने शुरू हो गए। तनिषा, सही बात है ना? हो जाएंगे धीरे धीरे। मैं लास्ट डे तक भी ये चाहता हूं, मैं नाम से पुकारूं कि फला नाम तुम करके लाए नहीं लाए, फला नाम तुमने ये करा नहीं करा, और तब तुम्हें भी मजा आएगा। इसीलिए भीड़ नहीं बिठाएंगे, बस एक आध और फिर खत्म किस्सा। सबको मना कर देंगे, फालतू का नहीं। पढ़ने वाला रहेगा बस यहाँ पर, टाइम पास वाला एक भी नहीं। कई बच्चे होते हैं ना, घर से घूमने निकलना है कि अब कहाँ जा रहे हो, फिजिक्स के बैच में घूमने जा रहे हैं। भीड़ में कोने में छुप के बैठ गए, टीचर बोल रहा है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं ना, ऐसे नहीं चलता। mgh मेरे बेटा मास का रखा है m, g का रखा है T-2, हाइट का रखा है l, तो ये आ गया ml² T-2। आपने कुछ नोटिस किया? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देख के बोल दो, देख के बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, वर्क डन का, सारे सेम नहीं है, तो फिर सबकी यूनिट भी तो सेम है। वर्क की यूनिट, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट, जिनकी भी यूनिट सेम होती है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यूनिट सेम हो, डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग आए। अब तुम कहोगे इस बात को बोलने का फायदा क्या हुआ? इसको बोलने का फायदा ही बता रहा हूं मैं। एग्जाम में मैं पूछूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, क्या आपने अभी तक कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का नाम सुना है? नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दोगे? बेटा दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबकी यूनिट जूल है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी, यदि दुनिया में कोई भी एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल है, और यदि हर एनर्जी की यूनिट जूल है तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत करते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन घुमा के वो क्या कहेंगे, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जियोथर्मल एनर्जी। भाई साहब के होश उड़ गए, जियोथर्मल एनर्जी तो सुना ही नहीं। लेकिन जो मेरे पास ध्यान से सुन रहा है वो जानता है कि यदि ये एनर्जी है तो ml² T-2 है। अगले डायमेंशन पर जाने से पहले मैं एक बार क्विक रिकैप लेता हूं, देखते हैं कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। शीट्स बची हुई है ना 11th वाली हमारी? किस किस को नहीं मिली बेटा शीट? ये लीजिए, अब मिल गई सबको? किनको रह गई बेटा? बेटा प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे, कल दे दूंगा। ठीक, फिलहाल इसे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अभी इतना कोई रिवाइज करने वाला है भी नहीं, कल आ जाएगा। मेरे बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नहीं, पहले वहां से कवर अप करते हुए आना था। सबसे पहले एक बार जब देख, अब बताते चलना, 5 मिनट लूंगा, 4 मिनट लूंगा बस। लेंथ का सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला देखे बगैर बताना। लेंथ का, मास का, मैं भी नहीं देख रहा, आप भी मत देखो। देखो श्राप दे दूंगा यदि आपने देखा बोर्ड की तरफ। लेंथ का, मास का, टाइम का, करंट का, हाँ 11th वाला ही बोलना, ए। अच्छा, अब मन में निकालना, स्पीड का फॉर्मूला मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा, तुम मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला देना। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज एल, टाइम इज टी, तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? L-T-1। अच्छा, वेलोसिटी का भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का बता सकते हो? L-T-, इधर देखिए सब, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला
थोड़ा जोश से में आ जा बालक, आज थोड़ा सा दुखी सा लग रहा, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है आज, पढ़ते समय ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया बहुत सारा। स्माइल के साथ पढ़ो, एनर्जी के साथ। तुम पता है जब तक मन से नहीं पढ़ते या पढ़ाते, सोचो मैं भी उदास होकर पढ़ाऊं बेटा, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल मास का एम। क्या होगा 2 मिनट के अंदर क्लास के अंदर सन्नाटा, या फिर कोई बैक डोर से एग्जिट लेगा कि सर इधर को घूमे मैं निकल जाऊं। एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए क्लास में। हाँ तो बेटा ये आ गए, इन सबको तो छोड़ो, वेलोसिटी। अब आ जाओ, एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप याद हो गया एक और, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट, फिर इसके बाद बेटा फोर्स, मन में बताओ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या लोगे, मास का सिर्फ, एक्सेलरेशन का, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2। मेरे बेटा इसके बाद फोर्स के बाद वर्क का क्या बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो mlt माइनस 2 इंटू एल, तो ml स्क्वायर टी माइनस 2। फिर इसके बाद बेटा इसके बाद चला ही नहीं था, हो रही, अच्छा एक पेज ब्लैंक है। काइनेटिक एनर्जी में सामने आ गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। फिर से काइनेटिक एनर्जी हाफ डायमेंशनलेस, छोड़ दो, मास v स्क्वायर एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2। क्या होगा मेरे बालक, बेटा अब समझ में आने लगे ना। अब जैसे जब तक डायमेंशन चलेगी, हर रोज शुरू के 3 से 4 मिनट इनके रिवीजन के होंगे, यही रटवा दूंगा घर पे बैठ के, कोई मेरा स्टूडेंट रटेगा नहीं, यही करो। फिर इसके बाद बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। फिर से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2। हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी का, न्यूक्लियर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स होता है mlt माइनस 2, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूक्लियर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, या नेक्स्ट पॉइंट बेटा। इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शायद आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जरूर सुना होगा। फॉर्मूला बता सकते हो, F इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर वाला, या नहीं बोलना। फॉर्मूला फोर्स का gm1m2 अपॉन, क्या नाम बेटा जी आपका, आदित्य। आदित्य, पहले एक एक करके फाइनल कर दें। आदित्य, शाश्वत, आदित्य शाश्वत, आदित्य शाश्वत, स्वास्तिक, आदित्य शाश्वत, स्वास्तिक, नकुल। इसका सबसे आसानी से याद होगा नकुल का, याद सबके हो जाएंगे। हाँ बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्लास 9 या 10, मुझे बेटा 9-10 के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, अभी सिर्फ 40-42 साल पहले करी थी, तो मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि ये सुना हुआ है या नहीं। F इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। जब दो मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास विद सम फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला है gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे ढूंढा किसने था, न्यूटन ने। किसने, तो न्यूटन्स फॉर्मूला कहलाता है ये gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। याद रहेगा, जरा एक बार सुना दो देख करके, 9-10 का याद है नहीं है मुझे, अब देख के बता दो। F इक्वल टू m1 क्या है, पहला मास, m2 क्या है, दूसरा मास, और r है दोनों की सेपरेशन। मुझसे कहा g का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, किसका,
जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो मेरे बेटा मैंने यहां पर लिखा जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए उसे लेफ्ट में लिख दो, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। आज थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा कि जिससे क्यों ये बैटरी तो बैठेगी, हर बैच में कम से कम आधा आधा घंटा हो जाए। जो इतनी दूर से आए बेचारा मन में सोच के ना जाए कि यार पढ़ाई ना होगी। तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो ये आप मुझे बता दीजिए। बस इसके बाद आज जल्दी छुट्टी कर देंगे 10-15 मिनट पहले, जिससे अगले बैच में 15-20 मिनट 25 मिनट पढ़ा सकूं। कल को से अपना पूरे टाइम चलेगा। तो मेरे बालक जरा एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला ये मान के चलो कि टीचर को कुछ नहीं आता, जो आप बताओगे तो मैं लिखूंगा, नहीं बताओगे तो मैं नहीं लिखूंगा। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सबकी आवाज नहीं आई, देख चाहे गलत हो या सही बोलो सारे, पावर मत बोलो, ml t माइनस 2। और यदि कोई भूल गया हो, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m एक्सेलरेशन lt माइनस 2। सब में रिवीजन हो रहा है फोर्स का। हाँ तो बेटा f की जगह लिख दिया mlt माइनस 2। r स्क्वायर क्योंकि r तो डिस्टेंस है, दैट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। तो r का डायमेंशनल फॉर्मूला r स्क्वायर का l स्क्वायर। अच्छा m1 m2 का बता दिया तो मान जाऊंगा। m1 भी मास है, m2 भी मास है, दोनों ही मास है, तो दोनों को m लिखना है। कई बच्चे कहते 1 2 ना लिखे, भाई साहब आप डिस्टेंस को भी l लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को भी l लिख रहे हो, हाइट को भी l लिख रहे हो। जो भी मास है सबको m ही लिखोगे, 1 2 नहीं लगते। तो पहला मास है तो भी m, दूसरा मास है तो भी m। एक m से m कट गया, आंखों के सामने से हट गया, तो बचेगा हमारा m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। जिसको समझ में आ गया आखिरी बार झटके से हाथ उठा दीजिए। मजा आ गया? पहले रिकॉर्डिंग रोक दो, हम 2 मिनट बात करेंगे। तो बच्चों आज जल्दी छुट्टी कर रहा हूं मैं, लाइट फाइट नहीं आ रही, एसी वेसी बंद है, आप लोग घर पे रिकॉर्डिंग देख लेना।